जी आ जाए क्लास में, स्क्रीन पे आ जाए। प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था जरा थोड़ा सा मुझे बताएं। आप भी नहीं आए थे? जी प्रीवियस लेक्चर में क्या था टॉपिक हमारा, क्या सीखा था आपने? टाइटल बनाना सीखा था, टाइटल और मेटा टैग्स बनाने सीखे थे। मैंने बताया था कि टाइटल की लेंथ कितनी होती है इन कैरेक्टर्स एंड इन पिक्सेल्स? 580 पिक्सेल्स और कैरेक्टर्स 52 हाँ अबाउट 70 कैरेक्टर्स, 60 to 70 कैरेक्टर्स की लेंथ में हम रखते हैं इसको। और ये किसकी है? नहीं किस चीज़ की लेंथ है ये? डिस्क्रिप्शन की है कि टाइटल की है? टाइटल की इतनी होनी चाहिए, ठीक हो गया। तो हम लोग ऑन साइट एसईओ के फैक्टर्स को भी देख रहे थे और हमने ये कहा था जी कि सबसे पहले हमने टाइटल और डिस्क्रिप्शन को देखना है। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि कंटेंट पर आ जाएं और कंटेंट पे आकर आपने क्या करना है, जैसे मैं ये वेबसाइट आपको दिखा रहा होता हूँ अक्सर, तो इसके कंटेंट को देखते हैं और साथ साथ ये फैक्टर्स देखते हैं कि हेडिंग स्टाइल्स का इस्तेमाल करना है हमने अपने कंटेंट के अंदर। प्रॉपरली हेडिंग स्टाइल्स का इस्तेमाल होना चाहिए और सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए, स्ट्रक्चरल होना चाहिए। स्ट्रक्चरल का क्या मतलब है कि भाई पहले हेडिंग 1 आती है, फिर हेडिंग 2 आती है, फिर 3 आती है। तो आपके कंटेंट के अंदर भी हेडिंग, सब हेडिंग स्टाइल के साथ हमने इसको यूज करना है और हमने एक ही हेडिंग को बार बार इस्तेमाल भी नहीं करना, बल्कि क्योंकि एक हेडिंग का तो मतलब है ना कि ये मेन ही रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं ना कि एक मेन हेडिंग है, एक सब हेडिंग है। तो जब आपने मेन हेडिंग एक दफा लिख दी तो उसके नीचे आने वाली चीजें तो सब हेडिंग है। हाँ इस तरह हो सकता है कि आप एक मैसेज दे रहे हो और उसके अंदर आपने 2-3 लेवल्स की हेडिंग्स यूज कर ली हैं, अब आप एक नया मैसेज शुरू कर रहे हो तो उसके लिए फिर आप क्या करोगे, फिर H1 यूज करना शुरू कर सकते हो क्योंकि आपका कंटेंट चेंज हो गया। लेकिन अगर आपका एक ही कंटेंट है जो कि 6-7 पैराग्राफ में रिफ्लेक्ट कर रहा है तो फिर आपने एक हेडिंग को बार बार इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि सब हेडिंग्स लेवल्स को इस्तेमाल करना है, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमने दूसरी चीज क्या पढ़ी थी जी? चूज द राइट कीवर्ड्स, यानी कि कीवर्ड्स हमने प्रॉपर्ली इस्तेमाल करने हैं। और पैराग्राफ की बात अब हो रही है, हाँ, कि जो हम पैराग्राफ लिख रहे हैं उसके अंदर भी हमने अपनी मेन कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है और उसकी जो मैंने आपको रेशो बताई थी वो 1 to 2% होती है और मैक्सिमम 3%, इससे ज्यादा नहीं। यानी कि हर 100 वर्ड्स में आपका एक कीवर्ड हो सकता है, हर 100 वर्ड्स में आपने 1 कीवर्ड को इस्तेमाल करना है। यानी इससे ज्यादा कीवर्ड, अगर मैं ये कहता हूँ कि हर 100 वर्ड्स में मेरे 10 कीवर्ड्स हैं तो कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा हो गई है। सो इसका मतलब है ये क्या कहलाएगा, ये कीवर्ड स्टफिंग कहलाएगी और जो ब्लैक हैट की कैटेगरी में चली जाएगी, ये व्हाइट हैट नहीं है। व्हाइट हैट का क्या मतलब है कि हम गूगल के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम कर रहे हैं और जब हम गूगल के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि गूगल फ्रेंडली काम हो रहा है, हमें ऑप्टिमाइजेशन होने में आसानी होगी। जब हम उसके अगेंस्ट जाएंगे तो गूगल हमें इग्नोर करेगा। सो ये भी हमें पता लग गया कि कितनी ओपेसिटी होनी चाहिए। मैंने कहा 1 to 2% अच्छी होती है, 3% तक जा सकते हैं, इससे ज्यादा ऊपर करोगे तो कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगी। अच्छा उसके बाद अब हमने कहा भाई इतने लगाने हैं, जैसे मैं कहता हूँ हर 100 वर्ड्स में आपने 1 या 2 कीवर्ड लगा दिए हैं। अब उन कीवर्ड्स को आपने हाईलाइट किस तरह करना है, कीवर्ड को हाईलाइट भी तो करना है पैराग्राफ में ताकि क्राउलर को भी पता लगे कि ये कीवर्ड है इसका। तो हम हाईलाइट करने के लिए 2-3 टैग्स इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1 बोल्ड का टैग इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर 2 स्ट्रॉन्ग का टैग इस्तेमाल कर सकते हैं और एक EMP होता है एम्फेसिस का टैग। और ज्यादा हम यूज करते हैं बोल्ड का टैग और स्ट्रॉन्ग का टैग और ये हाईलाइट हुआ होता है। कभी भी हमने ये नहीं समझना कि ये मार्कर की तरह हमने लिखा हुआ है, तो जो हमारी हेडिंग स्टाइल है वो मार्कर स्टाइल है, तो हम पैराग्राफ में हेडिंग को टैग यूज कर लेंगे, ये तो बहुत बड़ी वायलेशन होगी। इसलिए कि आप पैराग्राफ लिखते हुए ये तो नहीं कह रहे कि इसके अंदर कोई हेडिंग मौजूद है। पैराग्राफ के अंदर तो कुछ हेडिंग नहीं हो सकता, पैराग्राफ के अंदर तो कीवर्ड्स होंगे और कीवर्ड्स को आपने सिर्फ P में ही रहना है। P के टैग के अंदर H1 इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन P1 के टैग में अगर आपके कीवर्ड्स हैं तो उसको हम स्ट्रॉन्ग के साथ या बोल्ड के साथ आइडेंटिफाई करेंगे, मार्क करेंगे, ठीक है। लाइक दिस। अगर ये वेबसाइट खुल जाए, मुझे लग रहा है नेट को कुछ हुआ है, नेट सही नहीं चल रहा। चलिए आ जाए वापस। अगला क्या चीज आ गई है जी, इंक्लूड इंटरनल लिंक्स। इसमें इंटरनल लिंक्स होने चाहिए। इंटरनल लिंक्स का क्या मतलब है कि हम अपनी ही वेबसाइट के अंदर हम लोगों ने लिंक्स बनाए हुए हैं। होम पेज के ऊपर जैसे मैं अपने बहुत सारे कीवर्ड्स को लिखा हुआ है
डिफाइन करते हुए कि हम क्या सर्विसेज दे रहे हैं, और उन सब कीवर्ड्स के अलग अलग टैब्स बने हुए हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब भी होम पेज पे कोई बंदा उसको, जैसे मैं कहूँ बेकरी इक्विपमेंट, तो बेकरी इक्विपमेंट का एक अलग टैब है। मैं कहूँ आइसक्रीम मशीनरी, तो उसका एक अलग टैब है। तो मैं इंटरनल लिंकिंग के थ्रू उसको बेकरी इक्विपमेंट के टैब पर ले जाऊंगा। इसी तरह जब वो बेकरी इक्विपमेंट के टैब पर होगा तो उधर से मैं उसको लेकर आऊंगा वापस अपने होम पेज के ऊपर। तो ये क्या है, बेसिकली इंटरनल लिंकिंग हो रही है। सो आपकी वेबसाइट का इंटरनल लिंकिंग का वाला फैक्टर भी बहुत अहम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। लिखा तो सही हुआ हमने, लेकिन नेट नहीं चल रहा इस वजह से। हाउ मैनी इंटरनल लिंक्स ऑन अ पेज इज टू मैनी। ये भी इशू आएगा जब हम एसईओ ऑडिट कर रहे होंगे और हमने बहुत ज्यादा इंटरनल लिंक्स लगा लिए हो। तो कहते हैं क्या 100 लिंक्स, काफी सारे लिंक्स हो जाते हैं। नाम से हमें पता लग रहा है। पहली बात तो ये है कि कंटेंट टू कंटेंट भी मैटर कर रहे होंगे, कि मिसाल के तौर पर अगर आपने 400 वर्ड्स का लिखा हुआ है तो उस पर 100 लिंक्स तो बहुत ज्यादा होंगे ना। 400 अगर आपने वर्ड्स में लिखा है, 100 लिंक्स ज्यादा हो जाएंगे। कंटेंट वाइज भी ये मैटर कर रहा होगा, लेकिन ये कहता है इतने सारे लिंक्स लगाने की आपको जरूरत नहीं है। इस तरह तो आपका कोई भी बंदा टेक्स्ट पढ़ रहा होगा तो सारे का सारा हाइपर लिंक के तौर पर ही शो होने लगा होगा। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे ना लग रहा हो कि आपने जोर जबरदस्ती की हुई है, बल्कि ऐसे लग रहा हो कि आपका क्लाइंट, जो व्यूअर आपकी वेबसाइट को पढ़ रहा है, आप उसको अकोमोडेट करने के लिए लिंक्स बनाए हुए हैं कि भाई इसकी डिटेल अगर देखनी है तो लिंक पे क्लिक करो तो आपको यहां से डिटेल मिल जाएगी। तो कहते हैं बहुत सारे लिंक्स नहीं होने चाहिए। यानी आप एक टेक्स्ट पढ़ रहे हो, अगर लिंक्स लगाएंगे आपको पता है उसकी शक्ल ही चेंज हो जाती है लिंक की, तो उस पर हाइपर लिंक भी बना हुआ आ रहा होता है। तो कहते हैं 100 लिंक्स तो बहुत ज्यादा है, इतने सारे लिंक्स नहीं होने चाहिए। और ये भी आपने देखना है कि आपका कंटेंट कितना है। 400 वर्ड्स क्या है तो उसी की मुनासिबत से, यानी एक पैराग्राफ है उसमें ज्यादा से ज्यादा एक ही लिंक रखो, एक से ज्यादा लिंक रखने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद एक और चीज नहीं आ गई इसमें, नो फॉलो एट्रीब्यूट। ठीक है, अब जब हम हाइपरलिंक लगाते हैं तो उसके दो बिहेवियर होते हैं। एक में होता है फॉलो एट्रीब्यूट और एक होता है नो फॉलो। यानी एक में वो क्या कर रहा होता है, फॉलो कर रहा होता है, और एक में वो फॉलो नहीं कर रहा होता। ये कैसे बताते हैं? बाय डिफॉल्ट हम जो भी एट्रीब्यूट लगाते हैं वो फॉलोएबल एट्रीब्यूट लिंक होता है। ठीक है, ये फॉलोएबल लिंक क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं जी। व्हाट इज नो फॉलो बैक लिंक? लिंक बैक लिंक ही होता है ना, ये हमारा एक टॉपिक भी है, बैक लिंकिंग क्या होती है। A no follow link is a link that does not count as a point in the page favor। उन्होंने कहा जो नो फॉलो वाला लिंक होता है, जब कोई बंदा उसको फॉलो करता है तो वो उसको पॉइंट नहीं मिलते पेज की फेवर में। ये क्या चीज है? इसका ये मतलब है, जो मैं कहता हूँ ना लिंक बिल्डिंग की हम बात करते हैं, तो हम कहते हैं भाई अच्छी अच्छी वेबसाइट पे जाकर अपनी वेबसाइट का लिंक लगाएंगे तो हमें उधर से पॉइंट्स मिलेंगे। यानी वो बेसिकली उधर से अगर हमें लिंक मिल रहा है तो वो हमारे पेज को फेवर कर रहा है, हमारी वेबसाइट को फेवर कर रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अगर उसकी बहुत अच्छी रैंकिंग है तो हमें भी उसके पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं, और इस तरह करने से हमारी रैंकिंग भी ग्रो होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो नो फॉलो लिंक होगा, अगर आपने नो फॉलो लिंक कोई बंदा आपको देगा अपनी वेबसाइट पर, तो इसका मतलब है कि आपको उसका कोई फायदा नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग। लेकिन अगर आपको कोई नो फॉलो लिंक देगा तो ट्रैफिक तो आ रही है वहां से। यानी वो कर क्या रहा है, बेसिकली वो अपना रैंक शेयर नहीं कर रहा। मतलब मैं कहता हूं कि भाई हमने एक वेबसाइट बनाई तो उसकी जो डोमेन अथॉरिटी है, डोमेन अथॉरिटी इज कॉल्ड रैंकिंग, तो उसकी जो डोमेन अथॉरिटी है वो 7 है इस वक्त, और जो मैक्सिमम डोमेन अथॉरिटी होगी वो 100 होगी। लेकिन मैं जिस जगह पर लिंक्स लगा रहा हूं, मेरे पास कुछ साइट्स हैं जहां मैं लिंक बिल्डिंग कर रहा हूं, तो वहां पर किसी की डोमेन अथॉरिटी 70 है, किसी की 60 है, किसी की 80 है, किसी की 90 है, फेसबुक की तो 100 है। तो ऐसी जगहों पर जाएंगे जब हम अपना लिंक लगा देंगे, लिंक का क्या मतलब है, अपना यूआरएल देकर आएंगे कुछ लिख के, तो जब उधर से ट्रैफिक हमारे पास आएगी तो हम क्या करेंगे, उसका लिंक पॉइंट भी हमें मिलेंगे कि भाई ये इतनी अच्छी साइट पर इसका लिंक लगा हुआ है तो इसके रैंकिंग को भी इंप्रूव कर दो। ये कब होता है? ये डू फॉलो लिंक से होता है। ये कब होता है? जब डू फॉलो लिंक से होता है। डू फॉलो लिंक कैसे मिलता है? कि जब किसी वेबसाइट पे हमारा लिंक लगे और उसके अंदर ये एट्रीब्यूट सेट ना हो कि भाई ये नो फॉलो है। ये एट्रीब्यूट कैसे सेट होता है? कैसे सेट होता है देख रहे हैं? ये आपको समझ आ रही है क्या चीज लगी हुई है? ये पढ़ा हुआ है ना हमने, एंकर का टैग AHREF पढ़ा है ना, AHREF लगा हुआ है ये।
सिंपल वही href है जो हमने सीखा था, ठीक है। लेकिन इसके एंड पर सिर्फ एक एट्रीब्यूट आपको एक्स्ट्रा नजर आ रहा है, और वो क्या है, REL फॉर रिलेशन इक्वल्स टू नो फॉलो। रिलेशन इक्वल टू नो फॉलो का क्या मतलब है कि भाई अब हम जो लिंक दे रहे हैं वो फॉलोएबल लिंक नहीं है, नो फॉलो लिंक है। अब वो नो फॉलो लिंक होगा तो हमें क्या नुकसान है कि भाई हमने तो इसलिए लगाया था ना फेसबुक पे जाकर कि हमें वहां से रैंक शेयर होगा, हमारी रैंकिंग भी उससे इंप्रूव होगी, लेकिन उसने हमें जो लिंक दिया वो कौन सा दे दिया, नो फॉलो। इसका मतलब क्या हुआ कि इस लिंक के लगाने से हमारी रैंकिंग में तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं होनी, अलबत्ता हमें ट्रैफिक जरूर वहां से मिलेगी लेकिन इंप्रूव नहीं होगी। तो अगर ऐसे जो लिंक्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नो फॉलो लिंक। लेकिन ये नो फॉलो लिंक कैसे होता है इसको बताना पड़ता है। अगर आप किसी को लिंक दे रहे हो और नो फॉलो लिंक दे रहे हैं आप उसको, तो आप रिलेशन इक्वल टू नो फॉलो लिखेंगे। अगर मैं रिलेशन इक्वल टू डू फॉलो लिखूंगा तो डू फॉलो हो जाएगा, लेकिन अगर मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा तो भी डू फॉलो होगा। यानी बाय डिफॉल्ट लिंक का बिहेवियर क्या होता है, डू फॉलो ही होता है। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसे लिंक्स बना रहा हूं जिसमें मैं चाहता हूं कि लिंक शेयर नहीं करना हमने, यानी हमारी रैंकिंग शेयर ना हो रही हो, तो हम कौन से लिंक्स लगाएंगे। ये हमें अपनी वेबसाइट पे तो लगाने की कोई जरूरत भी नहीं है, ये तो बेसिकली उन वेबसाइट्स की बात हो रही है जिसके ऊपर ये काम होता है, लिंक बिल्डिंग का काम। हमारी वेबसाइट तो इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है ना, ठीक है, हम तो अपने लिए वेबसाइट बनाई हुई है। समझ में आया डू फॉलो लिंक क्या होता है और नो फॉलो लिंक क्या होता है। डू फॉलो लिंक का क्या मतलब है कि मिसाल के तौर पर मैं लिंक बिल्डिंग कर रहा हूं जहां पर हम लिंक्स लगा रहे हैं बहुत सारे, ठीक है। हम लोगों ने 2000 लिंक्स लगाए और उनमें से 1000 लिंक्स जो थे वो डू फॉलो थे और 1000 लिंक जो थे वो नो फॉलो थे। अब जो डू फॉलो वाले लिंक से 1000, उनकी वजह से क्या हुआ, हमारी रैंकिंग इंप्रूव होगी क्योंकि हमने अच्छी जगहों पर 1000 लिंक्स लगा दिए। लेकिन जो बाकी के 1000 थे उन्होंने हमें डू फॉलो नहीं दिया, उन्होंने मेंशन किया कि भाई ये लिंक जो हम दे रहे हैं ये डू फॉलो नहीं है, ये नो फॉलो है। तो इसका मतलब क्या होगा, उन 1000 से हमारी रैंकिंग में तो कोई बेहतरी नहीं आ रही, लेकिन उधर से हमें ट्रैफिक आ सकती है, यानी कि उधर से लोग हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम लिंक बिल्डिंग करते हैं तो हमारा क्राइटेरिया ये होता है कि जो भी हम लिंक ले रहे हो वो नो फॉलो की बजाय डू फॉलो लिंक हो, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारे 70% लिंक डू फॉलो हो तो 10-15% नो फॉलो भी हो, तो हम कहते हैं इट्स ओके यार, ट्रैफिक तो मिल जाएगी ना। अगर हमारा लिंक इंप्रूव नहीं होगा तो कम से कम ट्रैफिक तो आएगी इधर से भी हमारे पास, ठीक है। तो ये पता लगे हमें कैसे लगाना है हमने, और ये भी लिख दिया नो फॉलो क्या होता है, डू फॉलो क्या होता है। चलो जागे आए, अगला टॉपिक क्या है इसमें, ऑप्टिमाइज योर इमेजेस। ये भी हमने बार बार देखा है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब है, सबसे पहला इसका फैक्टर है इमेज का नाम। मिसाल के तौर पर मैंने पीक सॉल्यूशंस का ही पेज के ऊपर एक इमेज लगाया हुआ है और जिसमें लिखा हुआ है एडमिशन ओपन और डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। अब इसका जो कीवर्ड है हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज का, वो है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर, कि हम फिजिकली क्लासेस करवा रहे हैं, ठीक है, ये हमारा मेन कीवर्ड है। तो अब मैंने जो इसका इमेज डिजाइन किया हुआ है, मुझे इसका नाम भी क्या रखना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर। तो ये हुआ नाम की ऑप्टिमाइजेशन, समझे, यानी नाम में जो इमेज हमारा मैसेज दे रहा है हमने वो वाला कीवर्ड इस्तेमाल कर लिया। और दूसरी ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि जो नेमिंग होती है उसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें हाइफन या डैश जिसे हम कहते हैं। यानी मैंने लिखा ना डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर, तो मैं लिखूंगा डिजिटल फिर हाइफन लगाऊंगा, हाइफन पता है डैश को बोलते हैं, डिजिटल डैश मार्केटिंग डैश कोर्सेज डैश इन डैश लाहौर। यानी जहां जहां मैंने स्पेस लिखनी थी, ये दूसरा फैक्टर है इमेज ऑप्टिमाइजेशन का। तीसरा फैक्टर क्या है कि हमारा जो इमेज है वो कंप्रेस होना चाहिए, कि भाई इंटरनेट के ऊपर जाकर लोड ना ले, बहुत जल्दी लाइव हो जाए। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि फोटोशॉप से भी हम कंप्रेस कर सकते हैं और ऑनलाइन टूल्स भी हमारे पास मौजूद हैं। इसका बड़ा आसान तरीका क्या तरीका है कि मैंने एक इमेज है मेरे पास, किसी की वेबसाइट आई है उसमें 10 इमेजेस लगे हुए हैं, तो मैंने उनको अपने पास डाउनलोड किया और चेक किया कि क्या ये ऑप्टिमाइज है कि नहीं ऑप्टिमाइज। तो फोटोशॉप में ऑप्टिमाइजेशन तो चेक नहीं की जा सकती, फोटोशॉप में तो यही कहा जा सकता है कि भाई इसको और कंप्रेस कर दो। तो ऑनलाइन जो टूल्स होंगे वो आपको बता देंगे कि भाई इसके अंदर मजीद कितनी गुंजाइश है, कभी 10% और ऑप्टिमाइज हो सकता है, 20% हो सकता है, 60% हो सकता है। तो ऑप्टिमाइज होने का क्या मतलब होगा, साइज रिड्यूस हो जाएगा फाइल का, और जब फाइल का साइज रिड्यूस होगा तो लोड होने में कम टाइम लगेगा। तो इससे फायदा क्या होगा, हमारी वेबसाइट की स्पीड बढ़ेगी, तो हमारी इमेजेस की कंप्रेशन भी इसमें लोड है। ये भी इमेज ऑप्टिमाइजेशन है। और आखिरी चीज क्या थी इसके अंदर,
ऑल्ट एट्रीब्यूट। उन्होंने कहा भाई इमेजेस को तो क्राउलर अंडरस्टैंड ही नहीं करता, वीडियोस को भी क्राउलर अंडरस्टैंड नहीं करता, वो तो अंडरस्टैंड करता है कोड को। तो उन्होंने कहा भाई आपने जो इमेज ऑप्टिमाइजेशन करनी है तस्वीर के साथ ऑल्ट एट्रीब्यूट होता है, इमेज के अंदर होता है ना ऑल्ट एट्रीब्यूट, आपने ऑल्ट एट्रीब्यूट में भी अपने कीवर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। और आप ऑल्ट एट्रीब्यूट के अंदर जो टेक्स्ट लिख सकते हो वो कितना बड़ा लिख सकते हो, 125 कैरेक्टर्स में। यानी ऑल्ट एट्रीब्यूट में आपने अपना मैसेज है, मेरे पास एक वेबसाइट आई है, मैं उसकी इमेज ऑप्टिमाइजेशन को सिर्फ देख रहा हूं, तो इसका मतलब है मुझे सारे इन फैक्टर्स को देखना है और उसके बाद मैं उसके ऑल्ट एट्रीब्यूट चेक करूंगा भाई उसके 400 इमेजेस लगे हुए हैं। और जब मैं उसकी एसईओ ऑडिट करता हूं तो मुझे कहता है कि नो इमेज विद ऑल्ट एट्रीब्यूट। इसका क्या मतलब है कि भाई जितने भी इमेजेस लगे हुए हैं किसी पे भी ऑल्ट एट्रीब्यूट सेट नहीं हुआ हुआ, या वो मुझे कहते हैं 100 इमेजेस विदाउट ऑल्ट एट्रीब्यूट। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे उन 100 इमेजेस को लोकेट करना है और देखना है कि किस चीज के मुताबिक है, इधर कौन सा कीवर्ड होना चाहिए, उधर कीवर्ड भी लगाऊंगा। इसलिए कि इसी की वजह से गूगल इमेजेस देखते हो ना, वो जो इमेजेस वही आ रहे होते हैं जिनकी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन हुई होती है, वहां पर वो नजर आ रहे होते हैं। ये सारी बात हो गई जो मैंने अभी बताई है। अभी आजकल जो ये एक्सेप्ट करता है ना 125 कैरेक्टर्स करता है, ठीक है, इसका जो लेटेस्ट है वो। आगे क्या लिखा हुआ है जी, ऐड सोशल मीडिया शेयरिंग बटन्स। इसका क्या मतलब हुआ कि अब हमें अपनी वेबसाइट पे, आप देखते हो ना हर वेबसाइट के ऊपर फेसबुक का बटन बना होता है, लिंक्डइन का बटन बना होता है, ट्विटर का बना होता है, यूट्यूब का बना होता है। तो कहता है आपने अपने इन बटन्स को भी अपनी वेबसाइट के ऊपर लेकर आना है ताकि कोई भी बंदा आपके सोशल मीडिया पे यहाँ से जा सके। एक बात हो गई, दूसरी बात हो गई कि आपकी जो वेबसाइट बनी हुई है आपने अपनी वेबसाइट के कंटेंट को अपने सोशल मीडिया पे शेयर करना है और उधर जाकर आपने डायरेक्ट करनी है अपनी ट्रैफिक। और फेसबुक है ना हमारा, फेसबुक की अगर मैं डोमेन अथॉरिटी चेक करूं तो पता लगेगा 100 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फेसबुक पे एक पोस्ट लगी हुई है और उसमें एक तस्वीर भी लगी हुई है और उसके नीचे एक लिंक भी आ रहा है, तो कोई भी बंदा जब उस लिंक पे क्लिक करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ना कि फेसबुक हमारी वेबसाइट को पॉइंट दे रहा है, यानी हमारी वेबसाइट की रैंकिंग बेहतर हो रही है। तो इस तरह करने से ये भी हमें फायदा होगा, ये भी पता लगेगा कि हमारी इंगेजमेंट सोशल मीडिया पर कितनी है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सोशल मीडिया पर भी रूटीन में काम करना है, ठीक है। ठीक हो गया, और चले नीचे। लेक्चर के शुरू में मैंने आपको बताया था कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर एक टैब हमेशा आर्टिकल्स के नाम से या ब्लॉग के नाम से रखें ताकि वो एक ऐसा टैब हो जिसके अंदर आप रियल टाइम पे एंगेजमेंट रख सकें। मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये कहता हूं कि हमारा पीक सॉल्यूशन का एक वेबसाइट है, तो हमने उसके अंदर भी एक रखा हुआ है ब्लॉग या आर्टिकल्स। तो उस पे क्या होता है, हर हफ्ते में 1-2 आर्टिकल्स नए लिखे जाते हैं किसी भी टॉपिक के मुताबिक। तो लाजमी बात है कंटेंट फ्रेश हो रहा है, उसमें बार-बार फ्रेश हो रहा है, उसमें कीवर्ड्स भी आ रहे हैं, तो क्या होगा, ट्रैफिक बढ़ेगी इसके ऊपर भी। तो कहते हैं क्योंकि वेबसाइट का जो कंटेंट होता है वो एक ही दफा बनाता है ना कोई बंदा, लेकिन यह बात खत्म हो गई। लेकिन कोई एक ऐसा टैब होना चाहिए जिसमें डाटा फ्रीक्वेंटली आ जा रहा हो, नया आ रहा हो। अब वो उस आर्टिकल के अंदर आप इंटरनल लिंकिंग को यूज कर सकते हैं ना। मिसाल के तौर पर मैंने डिजिटल मार्केटिंग पर एक आर्टिकल लिखा हुआ है और डिजिटल मार्केटिंग में क्या हो रहा है, आर्टिकल लिखा, उन्हीं दिनों में इन्होंने एक नया बैच लॉन्च कर दिया, उस बैच को इन्होंने होम पेज पर दिखाया हुआ है, उस पर तस्वीर आ रही है उसकी। तो उसी डिजिटल मार्केटिंग में एक हाइपरलिंक बना होगा, जब उस पर बंदा क्लिक करेगा तो होम पेज पे आ जाएगा और वहां पर उस तस्वीर पर चला जाएगा जिसपे ऑफर लिखी होगी। ट्रैफिक मिल रही है तो हमें इस तरीके से। तो उन्होंने कहा भाई आपके ब्लॉग्स या आर्टिकल नाम की भी एक चीज आपकी एक एक्स्ट्रा चीज होनी चाहिए और वो फ्रीक्वेंटली अपडेट हो रही है, उससे भी आपको ट्रैफिक मिलेगी। इसका मतलब क्या होगा कि जब ये सारी चीजें लिखी होंगी और कोई बंदा गूगल में कुछ सर्च कर रहा होगा तो उसमें हमारा आर्टिकल वाला पेज भी हिट करेगा, आर्टिकल वाले पेज से आप मेन पेज पर भी आ जाएंगे, ठीक है। जिसका मतलब क्या हुआ, ट्रैफिक मिल रही है, एंगेजमेंट मिल रही है, पता लग रहा है कि बहुत सारे विजिट्स हो रहे हैं हमारी वेबसाइट में इन आर्टिकल्स की वजह से, ठीक है।
ये हमारे कवर हो गए अबाउट ऑन साइट फैक्टर्स। अब ये जो नीचे एक टॉपिक है इसको मैं इग्नोर कर दूं या आपको मैं समझाता हूं, लेकिन आपने इसको ऑन साइट एसईओ के साथ जोड़ना नहीं है। हाँ, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ ऑन साइट एसईओ। ठीक है, ऑन साइट एसईओ का तो मतलब है कि वेबसाइट के ऊपर हम एसईओ करने लगे हैं। यही अब आपको ये तो समझ में आ गया आपने अपनी वेबसाइट पे कौन कौन से फैक्टर्स को अप्लाई करना है। ठीक है, अभी और चीजें भी चलेंगी हमारी साथ साथ। ये क्या चीज है, फनल क्या होता है? ये एक मार्केटिंग का एक टॉपिक है हमारे पास, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग करने लगे। ठीक है, तो इसमें ये बताया हुआ, ये ज्यादा आपके काम आएगा जब हम जाएंगे ना फेसबुक में, उसमें फिर इसको डिस्कस करेंगे कि आपका ये फनल होता है ये कैसे बनता है। अ सेल्स फनल इज आल्सो नोन एज सेलर प्रोसेस और रेवेन्यू फनल। कि ये सेलर प्रोसेस क्या है कि जब आप कोई चीज बेच रहे हैं तो वो किस प्रोसेस से होके गुजरती है। इट रेफर्स टू द परचेज प्रोसेस टू द बिजनेस लीड्स देयर कस्टमर्स थ्रू व्हेन बाइंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। A sales funnel divided into variant steps। उसने कहा जी आपका जो सेल्स फनल है, मिसाल के तौर पर मैं कोई चीज बेचना चाहता हूँ। सपोज करते हैं जी कि हम लोग कंप्यूटर कोर्सेज बेच रहे हैं कि लोग पीक सोल्यूशन में आकर कंप्यूटर कोर्सेज करें, तो कैसे बेच रहे हैं? अब ऐसे तो नहीं ना मुमकिन कि मैं भाई सड़क पे खड़ा हो जाऊं और देखूं आओ भाई कंप्यूटर कोर्स कर लो, ऐसे जोर एकदम तो नहीं ना ये बात कर देंगे। अगर हमें किसी को कन्विंस करना है तो उसके लिए किसी एक फेज में लेकर आएंगे उसको पहले। अगर हम ये कहें कि हमने डिजिटल मार्केटिंग का एक फनल बनाया हुआ है जिसमें हम लोगों को कन्विंस करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक फेसबुक की ऐड बनाएंगे, वीडियो ऐड बना लेंगे, वो 20 सेकंड की भी हो सकती है, 30 सेकंड की भी हो सकती है और इससे बड़ी भी हो सकती है। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं कि रिकमेंड करते हैं कि अगर आपने कोई अपनी अवेयरनेस वीडियो बनानी है तो वो छोटी बनाए, बिल्कुल उसी तरह जैसे टीवी पर आप एड्स देखते हो, ड्रामे के दौरान एड्स आते हैं ना, एड्स के दौरान तो ड्रामा नहीं लगता ना, बेशक बहुत सारे एड्स आते हैं, लेकिन जो एक ऐड होता है तो वो छोटा होता है ताकि वो अपना मैसेज बेहतर तरीके से दे सके। इसी तरह जब आपने डिजिटल मार्केटिंग पे आना है तो आपने भी अपने ऐड छोटे छोटे बनाने हैं और सबसे पहले आपने क्या करना है, एक अवेयरनेस कैंपेन चलाना है। अवेयरनेस कैंपेन में क्या होगा, अवेयरनेस कैंपेन ये वाली भी हो सकती है, जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूँ और मेरे लेक्चर को इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि भाई 15 से 20 सेकंड में मैं डिजिटल मार्केटिंग की कुछ इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ और उसी लेक्चर को हम YouTube पर भी एडवर्टाइज करें जो स्किपेबल एड्स आ रहे होते हैं और Facebook के ऊपर भी इसका ऐड लगा दें। अब क्या होगा, कितने सारे लोग, एक महीना में पूरी कैंपेन चलाता हूँ, रोजाना का मैंने 5000 का बजट रखा हुआ है और पूरा एक महीना कैंपेन चलाता हूँ, बहुत सारे व्यूअर्स होंगे ना, फिर तो लोग ये देखेंगे। जो लोग YouTube पर देख रहे होंगे उनको अगर मेरी बात पसंद नहीं आएगी, उसके बावजूद 5 सेकंड तो देखनी पड़ेगी, इनकी मजबूरी है। तो अगर इन 5 सेकंड्स में मैं कोई ऐसा मैसेज दे देता हूँ जिससे कि लोगों को पता लगे कि हम क्या डिलीवर कर रहे हैं, तो हो सकता है एक महीना मुसलसल वो देखें तो एक अवेयरनेस तो हो जाएगी उन्हें कि हम क्या डिलीवर करना चाह रहे हैं। इसी तरह जो फेसबुक पे होगा उसको भी अवेयरनेस हो जाएगी। तो हमें 2 महीनों के बाद बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने हमारी ऐड को यूट्यूब पे भी देखा होगा और जिन्होंने फेसबुक पे भी देखा होगा। फिर हमें पता लग जाएगा कि भाई ये ऐड देखने वाले जो लोग हैं ये इंटरेस्ट शो कर सकते हैं ना, क्योंकि उन्होंने बार बार देखा है। फिर हम क्या करेंगे, अपना ऐड उन्हीं लोगों को दिखाएंगे, अगला ऐड जिन्होंने हमारा ऐड देखा होगा। यानी अब हमने कुछ चीजें ढूंढ ली, बीच में से निकाल ली। पहले हमने क्या किया, अवेयरनेस की, लेकिन अगला ऐड भी हमने वैसा ही बना देना। फिर अगले ऐड में हमने फिर क्या करना है, यानी फिर हम दूसरी नंबर पर हम किस जगह पर जाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप देख रहे हो नीचे जाते जाते ये चीजें कॉम्पैक्ट होती जा रही हैं, हो रही हैं। पहली बास्केट काफी बड़ी है, आगे जाकर ये छोटी होती जा रही है, क्योंकि लाजमी बात है जब हमने ये सारी चीजें इनको बताई हैं तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने इसको देखा, लेकिन इंटरेस्ट तो सबका नहीं हो सकता उसमें। जैसे मिसाल के मैं कोई एक कोर्स अभी आपको बताऊं डिजिटल मार्केटिंग के अलावा, तो अवेयरनेस देने के लिए मेरे इतने सारे लोगों के टाइम में, लेकिन बाद में मुझे पता लगा आपने तो कोई भी नहीं है, सिर्फ एक बंदा बच गया जो जिसको लग रहा था कि उसकी इंटरेस्ट का कोर्स है। ये पहले तो हम सबको बताएंगे ना, उसके बाद जो इंटरेस्ट शो करेगा वो लोग कम हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो कम हो जाएंगे। इट इज नॉट पॉसिबल कि बहुत सारे लोगों को 100% उसी में इंटरेस्ट हो। तो अगला जो फेज आएगा वो इंटरेस्ट का फेज आएगा। अब इंटरेस्ट के फेज में क्या होगा, इंटरेस्ट के फेज में ये होगा कि अब हमें उनकी इंटरेस्ट की कोई चीज उन्हें दिखानी है। मतलब जैसे हमने कहा ना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स शुरू हो रहा है, तो हमने क्या किया,
हमने एक फेसबुक का ऐड बनाते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड की और वो वीडियो थी कोई 30 मिनट की। वो वाली वीडियो जो है ना वो हमने स्टूडेंट को जिसने इंटरेस्ट शो किया था उनको हमने भेज दी। उसने इंटरेस्ट शो किया और साथ में हमने उसको एक पीडीएफ फाइल भी भेज दी नोट्स की सूरत में। समझ आ गई बात? और साथ में हमने उसको एक लिंक भी भेज दिया गेट एडमिशन नाउ। अब क्या हुआ, ये कौन देख रहा है? सिर्फ जिसका इंटरेस्ट था उसने देखा। उसके बाद आगे किस में आ गया? अब अगला मरहला क्या है? गेट एडमिशन नो वाला मरहला है ना। अब डिसीजन लेना है उसने कि भाई किसने एडमिशन लेना है। हो सकता है वो लोग और रिड्यूस हो गए, थोड़े से हुए, लेकिन इस दफा उतने ज्यादा तो नहीं कम हुए, इसलिए कि ये वो लोग थे जो इंटरेस्ट शो कर रहे थे। उन लोगों में से हमने शॉर्ट लिस्ट किए हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने डिसीजन ले लिया है और उसके बाद मैंने एक लिंक दिया था, उस पर क्लिक किया और एडमिशन ले लिया। यानी इसका मतलब क्या हुआ, हमारी सेल इस सारे प्रोसेस से होकर गुजरी। अब हो सकता है ऊपर वाले को अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं भाई ऊपर हमने 5000 लोगों को भेजा और 5000 लोगों से अगर हम नीचे लेकर आए हैं तो हो सकता है कि 700 से 1000 या 1000 से 1500 लोग ऐसे निकले हो जिन्होंने हमारे पास एडमिशन लिया हो, या हो सकता है इससे भी कम निकले हो। लेकिन ये हमने इस फेज में से गुजारा तो लोगों को समझ आई कि हम सेल क्या कर रहे हैं। और अगर हम सीधा ही एक्शन वाले बटन पर चले जाएं उसको कोई फायदा होगा? यानी कि मिसाल के हम एक ऐड चलाएं, उसके ऊपर बिग सॉल्यूशन की कॉलेज की तस्वीर हो, उसके ऊपर कोर्स का नाम लिखा हो और उस पे लिखा हो गेट एडमिशन नाउ। नहीं समझ आएगी ना लोगों को बात। लेकिन हमने पहले क्या किया, एक कैंपेन चलाई लोगों को। सबसे पहले वो एक दिखाया, 20 मिनट का लेक्चर मेरा दिखाया। उसके बाद आगे अगला जो लेक्चर दिखाया इंटरेस्ट के लिए उनको बड़ा लेक्चर दिखाया, क्योंकि अब हमें पता लग गया कि ये लोग अब हमारी बात सुन रहे हैं। जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया है उनको हमने लेक्चर दिखाया। तो उसने मेरा आधे घंटे का लेक्चर भी सुना और उसने मेरी पीडीएफ की फाइल को भी इस्तेमाल किया जिसमें नोट्स थे। अब उसको लगा कि मुझे सारा कोर्स करना चाहिए इनका। फिर वो लिंक के ऊपर क्लिक करेगा और जब वो लिंक पे क्लिक करेगा तो उसका मतलब है कि कन्वर्ट हो गया हमारा स्टूडेंट। यानी कि उन्होंने कहा कि ये जो सेल फनल होता है ऐसे बनता है। सेल फनल ऐसे नहीं बनता कि हम बाइक खड़े होने किसी बंदे को लेकर हाथ में उसे एडमिशन फॉर्म पकड़ाओ, गेट एडमिशन होता था ना, दौर होता था ऐसे। वो कॉलेजेस के बाहर मेज लगा के बैठ जाते होते थे जी, यहाँ से फॉर्म ले और फिल करिए और एडमिशन ले लिया कभी जैसे वो सिम में बेच रहे होते हैं। सो उससे आप किसी को इंटरेस्ट तो नहीं ना, दिखा तो कुछ भी नहीं रहे होते कि क्या चीज है, ऐसी कोई बंदा ले ले। यहाँ कोई बंदा घर से लेने के लिए निकलेगा वो तो लाजमी ले लेगा, लेकिन जिसको आपने कन्विंस करना है लेने के लिए कि भाई हमसे बाय करो, किसी और से बाय ना करो, उसके लिए फिर हमें पूरा एक प्रोसेस से गुजरना है। ठीक है, ये थे हमारी सारी चीजें, ये एग्जांपल्स आ रही हैं इसकी सारी। ठीक है, लेकिन ये हमने देखना उसमें होगा, हम ज़रा हम इसको समझेंगे जाकर फेसबुक एड्स में और गूगल एड्स में। ठीक है, तो ये फाइल मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। अब खुलिए जाके ये वेबसाइट है। अब ये देखो, ये आ रहे हैं ना, ये देखें, इसमें एक कीवर्ड लगा हुआ है, इसमें भी एक कीवर्ड लगा हुआ है, ऐसे ही है। मतलब बहुत थोड़े कीवर्ड लगे हुए हैं। इसमें हेडिंग 1 लगी है तो नीचे कहीं भी हेडिंग 1 नहीं नजर आएगी आपको, सिर्फ वहां पे जाके नजर आएगी जहां टॉपिक चेंज हो जाएगा। अगर आपका टॉपिक चेंज हो, कंटेंट चेंज हो, मतलब मैं ऊपर प्रोफेशनल किचन बता रहा हूँ, नीचे मैं आ गया हूँ, नीचे मैं स्क्रीन मशीनरी की बात करना चाहता हूँ। ठीक है, फिर मैं दोबारा नए सिरे से कैटेगरीज बनानी शुरू कर दूंगा हेडिंग्स की। इसी तरह मैंने इस पर लिंक्स बनाने हैं और इधर से मैंने दूसरे टैब से ट्रैफिक इधर लेकर आनी है और इस टैब से ट्रैफिक दूसरी तरफ लेकर जानी है। इसे हम क्या बोल रहे हैं? इंटरनल लिंकिंग। इसी तरह मैंने कहा था कि सोशल मीडिया के बटन होने चाहिए, ये बने हुए हैं ना, ये अभी वेबसाइट लोड नहीं हो इसलिए नजर नहीं आ रहे। इसी तरह मैंने कहा कि जो फेसबुक पेज है हमारा, उसके ऊपर जाकर मैं पोस्ट लगाऊंगा, पोस्ट में कुछ थोड़ा सा कंटेंट लिखूंगा, कंटेंट में अपने कीवर्ड्स लगाऊंगा और उसके बाद अपनी वेबसाइट का टाइनी यूआरएल के साथ एक लिंक क्रिएट करके उधर लिंक लगा दूंगा, ताकि उधर से जिस बंदे को इंटरेस्ट होगा वो हमारी वेबसाइट पर आएगा। ठीक है, जैसे मैं एक पोस्ट बना दूं और मैं लिखता हूँ जनाब किसी बंदे ने भी अगर 20% डिस्काउंट लेना है तो इस लिंक पे क्लिक करके एडमिशन ले ले, और वो लिंक उसको व्हाट्सएप पे लेकर आ रहा हो मेरे, तो इसका मतलब क्या हुआ? उधर से ट्रैफिक डाइवर्ट होकर आएगी ना हमारे पास। सो ये भी वो कहता है, ये भी ऑन साइट का पार्ट है, कहता है ये वाली भी चीजें होनी चाहिए आपकी वेबसाइट के ऊपर, यानी आपके पेज के ऊपर आपकी वेबसाइट की इंगेजमेंट भी नजर आ रही हो और आपकी वेबसाइट के ऊपर आपके पेज का लिंक भी नजर आ रहा हो और इसका जो पेज आपने लगाया हुआ उसके लाइक्स भी अच्छे हों। यानी ये सारे फैक्टर्स काउंट करते हैं आपकी एसईओ के रेट को बढ़ाने में। ठीक है, चलें जी, आज इतना ही।